आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। कहां से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। हर रोज पाषाण काल से एक प्रश्न दे रहे हैं, आप गौर किए हैं, और हर रोज कुछ ना कुछ नया बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए समझिए। देखिए बाबू, इतिहास हमने आपको पहले भी जो पाषाण काल का प्रश्न दिया है उसमें हमने आपको बतलाया है कि इतिहास को कालखंड के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग आता है। पाषाण युग को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को भी अगर देखा जाए बाबू, तो पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, और पाषाण काल को जो हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं बाबू, उसमें पहला होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है बाबू नव पाषाण काल, तीसरा होता है बाबू नव पाषाण काल, नव पाषाण काल होता है तीसरा। तो अब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, आखेटक और संग्राहक थे। एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो आखेटक और संग्राहक था, वह आखेटक और संग्राहक था, संग्राहक था, आखेटक और संग्राहक था। अब यहां पर आखेटक का मतलब क्या होता है। आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला। पहले के मानव जानवरों का शिकार किया करते थे, पहले के मानव जानवरों का शिकार किया करते थे, उसका कच्चा मांस खाते थे, और जो बच जाता था उसको अपने पास लेकर के आगे बढ़ते थे, क्योंकि वही जो लेकर के आगे बढ़ते थे वही संग्राहक की भूमिका हो गई, वही संग्राहक की भूमिका हो गई। क्योंकि अब कहां शिकार मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी अता पता नहीं होता था, और इस समय के मानव घुमंतु होते थे, आज यहां कल वहां परसों वहां, मतलब आज पटना कल दिल्ली तरसों मुंबई, चौथा दिन बेंगलुरु, 5वां दिन चेन्नई, 6ठा दिन कश्मीर, घुमंतु होते थे। जैसे अरे सीधी सी बात है यार, हम लोग मानव हैं, आप सोचिए, जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो नंगा पंगा जन्म लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे, और जन्म लेते हैं तो सिर्फ रोते हैं, धीरे धीरे हम लोग हंसना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, कपड़ा पहनना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। वैसे ही मानव सभ्यता का भी विकास धीरे धीरे हुआ है, अचानक मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। तो इस काल के मानव आखेटक और संग्राहक थे। फिर आगे मध्य पाषाण काल, इस समय मानव पशुपालक हो गए थे। मध्य पाषाण काल के मानव पशुपालक हो गए थे, मतलब पशु को पालना शुरू कर दिए थे। मानवों ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया और उसका पालन पोषण किया, फिर उसके बाद अन्य जानवरों, भेड़, बकरी, बैल, गाय, भैंस, इन सभी जानवरों को पालतू बनाया। और इंसान इतना स्वार्थी है कि बेजवान जानवरों तक का शोषण किया। बेजवान जानवरों से इंसान ने दूध निकाला और उसको अपने उपयोग में लाया। इंसान इतना स्वार्थी है। मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालक थे, इसका प्रमाण मध्य पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं। इसका प्रमाण जो मध्य पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं वो मध्य पाषाण कालीन स्थल है आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, और बागौर का जहां तक सवाल है, बागौर जो है आपको राजस्थान में है। बागौर का जहां तक सवाल है राजस्थान में है, बागौर का जहां तक सवाल है राजस्थान में है, राजस्थान में है बागौर, बागौर राजस्थान में है।
अब आपको इन दोनों स्थानों से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बाबू हम लोग जाएंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बागौर। क्या हो जाएगा उत्तर? बागौर। इसके बाद बाबू आप सुनिएगा थोड़ा सा कि मध्यपाषाण काल में मानव पशुपालन करने लगे। आगे नवपाषाण काल में मानव, नवपाषाण काल में मानव, अरे दीदी जी क्या कर रही है? मोबाइल चलाना था तो रूम पे रहते ना, इतना प्रिय है मोबाइल। थोड़ा पढ़ाई लिखाई को भी प्रिय बना लीजिए। मोबाइल को अपने पॉकेट में रखिए। जींस तो लगता है आप पहन ले हैं। हल्ला मत कीजिए, ऐसे कहेगा, ऐसे मत कीजिए, गलत बात है, समझिएगा। आइएगा बाबू, नवपाषाण काल। इस समय अगर मानव को देखा जाए तो जो नवपाषाण काल के मानव थे, इस काल के मानव पहले के तुलना में ज्यादा सोचने लगे। इस समय के मानव कृषि कार्य करने लगे, फसल उत्पादन करने लगे। नवपाषाण काल के ही मानव कृषि उत्पादन करने लगे, कृषि उत्पादन करने लगे। फसल, गेहूं, जौ उगाने लगे, चावल उगाने लगे। अब किसी भी फसल को आप उगाइएगा तो उसके लिए उस फसल की सुरक्षा भी जरूरी है। अगर फसल खेत में लगा दिए, जानवर से नहीं बचाए तो फसल हो पाएगा नहीं। तो मानव जब कृषि कार्य करने लगे तो उसको अस्थायी तौर पर एक जगह रहना पड़ा और इससे मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। तो नवपाषाण काल में मानव कृषि करने लगे। इस समय मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ और फिर आगे चलकर जब हड़प्पा काल आया तो वहां से भारत में सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ माना जाता है। और आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ऐसे तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्था हड़प्पा है, जो जिसका कालखंड 8000 ईस्वी पूर्व से ही शुरू होता है। 8000 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है आधुनिक अनुसंधान के अनुसार। तो देख रहे हैं कैसे कैसे मानव पहले आंखें टक शिकारी था, फिर पशुपालक बना, फिर कृषक बना, फिर अस्थायी तौर पर रहने लगा। तो उससे मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। समझिए, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? मतलब क्वेश्चन सीधा है कि लोथल कौन नदी पर है? लोथल गुजरात में भोगवा नदी पर है। और यह जो है लोथल की अगर बात की जाए तो लोथल एक बंदरगाह नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर था लोथल। इसकी खोज एसआर राव ने किया था। आगे है नर्मदा नदी। आप सब लोग नर्मदा नदी को लेकर जानते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी औरसंग, तबा, बंजर, सेड़ है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। नदी का मुख जब उसके संगम या मुहाना पर ओपेन होता है तो उस ओपेन मुख को ही एस्चुअरी कहा जाता है। और नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती है। और विशेष तौर पर वैसी नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के मेहंद झील से निकलती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भीमा, तुंगभद्रा ये सब दक्षिण भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। देखिए बाबू, महात्मा बुद्ध के पिता राजा थे। एक राज परिवार में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और उनके जन्म के समय में ही यह कह दिया गया था कि यह बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी।
कोई पिता यह नहीं चाहता है कि उसका पुत्र सन्यासी बने, क्योंकि उसका वंश वृक्ष वहीं रुक जाता है। तो महात्मा बुद्ध के भी पिता नहीं चाहते थे कि उसका बेटा सन्यासी बने। महात्मा बुद्ध के भी पिता नहीं चाहते थे कि महात्मा बुद्ध सन्यासी बने। इसी वजह से महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया गया, उससे उनको संतान की भी उत्पत्ति हुई। लेकिन महात्मा बुद्ध को गृहस्थ जीवन रास नहीं आया, और फिर महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया, जिस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध गृह का त्याग किए तो अपने पिता के साम्राज्य को जब छोड़े तो आगे चलकर एक अनोमा नामक नदी मिला, वहां पर स्नान किए, अपना सर मुड़वा लिए और सन्यासी का वेशभूषा धारण किए और ज्ञान प्राप्ति की खोज में चल पड़े। सत्य क्या है, ईश्वर है या नहीं है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, इसकी खोज में महात्मा बुद्ध निकले। लोगों को मोक्ष कैसे मिल सकता है, इसकी खोज में महात्मा बुद्ध निकले। महात्मा बुद्ध को 6 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को इतिहास में संबोधि कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आप सब लोग जानते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ है बैसाख की पूर्णिमा को। बैसाख की पूर्णिमा को, बैसाख की पूर्णिमा को ही नहीं हुआ। हाँ, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब वो संघर्ष के समय में थे, जब ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र भटक रहे थे, उस दौरान महात्मा बुद्ध कुछ दिन तक अपने 5 ब्राह्मण साथी कौंडिन्यवप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी के साथ तपस्या किया था। लेकिन कौंडिन्यवप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी ये सब लोग महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले गए कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सुजाता नामक कन्या के द्वारा बनाए गए खीर को ग्रहण कर लिए। इसी वजह से उनके 5 ब्राह्मण साथी उनको छोड़कर चले गए। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति पहले महात्मा बुद्ध को ही हुई, और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो मतलब एक जीवन जीने का सरल मार्ग, एक मोक्ष का मार्ग, सत्य असत्य क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा है या नहीं है, जब ये सब बात उन्हें समझ में आ गया तो वे अपने 5 ब्राह्मण साथी को खोजने लगे। तो पता चला कि उनके 5 ब्राह्मण साथी उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदाव वन में हैं। तो महात्मा बुद्ध उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदाव वन पहुंचे और उन्होंने वहां अपना प्रथम उपदेश दिया, जिस घटना को इतिहास में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, उस उपदेश का ही चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में हुआ है, मृग सहित चक्र के रूप में हुआ है। और अपने प्रथम उपदेश में महात्मा बुद्ध ने यह कहा है कि पूरा संसार दुखी है, चाहे अंबानी हो या अडानी। अंबानी भी दुखी है अपने पुत्र को लेकर, अंबानी भी दुखी है, काहे हम पूरा विश्व में 10 नंबर पर अमीर हैं, 1 नंबर पे आ जाए। अंबानी भी दुखी है, कोई हमको गोली ना मार दे, सुरक्षा, हर कोई दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी दुखी हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी अभी तक तमिलनाडु और केरल में क्यों सरकार नहीं बना पाई है, बंगाल में क्यों सरकार नहीं बना पाई है। हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में यही कहा है। हम दुखी ना है, बहुत कारण है दुख का। एक तो पहला दुख का कारण यही है, हम जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोग छात्रों के साथ छल करते हैं, कहते हैं हम 2 मिनट में प्रूफ दे करके एग्जाम कैंसिल करवा देंगे। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। हमारे भी दुख के और भी कई सारे कारण हैं। एक कारण यह भी है, दिन में अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो हर किसी के दुख, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कहा, हर कोई दुखी है, हर किसी के दुख का कारण अलग अलग है। दुख का कारण इच्छा है, इच्छा को अगर मारना है, दुख का कारण इच्छा है। इच्छा का कारण क्या है? तो
इच्छा का कारण है इच्छा, और इच्छा को अगर मारना है तो अष्टांगिक मार्ग का पालन कीजिए। सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, इसका पालन कीजिए। इच्छा मर जाएगा, फिर आपको दुख नहीं होगा। यही है आंसर, होगा प्रथम उपदेश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र, गणतंत्र, गण गण मतलब लोग, मतलब गणतंत्र का मतलब से जहां लोगों का शासन हो, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन है। बिहार का इतिहास बड़ी स्वर्णिम है, बिहार का वर्तमान ही खराब है। बिहार का वर्तमान बिहारियों के वजह से खराब है। हम बिहारी इमोशन में बह जाते हैं, इमोशन में हम बिहारियों को नहीं बहना है। और एक बात आप जान लीजिए, परिवार में अगर सिर्फ एक कमाए ना, उससे परिवार का चतुर्मुखी विकास नहीं हो सकता है। सिर्फ बिहार को बदलने का प्रयास एक व्यक्ति करेगा, नहीं पॉसिबल है। बिहार को बदलने के लिए हर बिहारी को अपना छोटा छोटा योगदान देना होगा, तब बिहार बदलेगा, तब बिहार हर चीज में नंबर 1 पर आएगा। और झूठा बिहारी बनके तो बिहार को बदला ही नहीं जा सकता है। बिहारी अस्मिता क्या होता है, वो एक बिहारी से पूछिए, जब वो बाहर जाता है तब उसके साथ जो व्यवहार होता है उस समय पूछिए। सीधी सी बात है, मेरा एक स्टेटमेंट है, बांझ क्या जाने प्रसव पीरा। जो बिहारी है ही नहीं, वो बिहारी अस्मिता को कभी नहीं समझ सकता है। वह बिहार के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, वो बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और हम आपको बता दें, बिहार में स्थित पटना, जिसे पाटलिपुत्रा कहा जाता था, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर है। विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्रा को लेकर यह कहा है कि पाटलिपुत्रा तो ऐसा लगता है कि इसे ईश्वर ने बसाया है। तो और लोकतंत्र, गणतंत्र, जो कि सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है, उस लोकप्रिय शासन प्रणाली का सूत्रपात कहां से हुआ है? बिहार से। जिस लोकतंत्र गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का लाभ अमेरिका भी उठा रहा है, फ्रांस भी उठा रहा है, ब्रिटेन भी उठा रहा है, उसका जन्मदाता देश बिहार है। तो बिहार का ऋणी तो हर देश है, क्योंकि शासन प्रणाली में बिहार का ऋणी भारत ही नहीं है, बिहार की ऋणी अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। जिन भी देशों में लोकतंत्र है, वे सभी देश बिहार का ऋणी है, क्योंकि इस शासन प्रणाली का सृजन बिहार ने किया है। तो आंसर हो जाएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, और लिच्छवी गणराज्य अपने समकालीन सभी गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। आंसर हो जाएगा लिच्छवी गणराज्य। मौर्य, नंद, गुप्त, ये सब राजवंश है। प्राचीन काल में भारत में शासन करने वाले राजवंश है मौर्य, नंद, गुप्त। टॉलेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहां का शासक था? देखिए, ध्यान दीजिएगा, अपने पूर्वजों का इफेक्ट, पूर्वजों का प्रभाव आप पे पड़ता है, आप पे पड़ता है, एकदम पड़ता है। जैसे भ्रष्टाचार भारत के डीएनए में है। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, समझिएगा। महान मौर्य सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कल्याणकारी था, उसका पोता अशोक भी कल्याणकारी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। बिंदुसार ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था। बिंदुसार ने राजनयिक संबंध अपने पड़ोसी राजाओं के साथ स्थापित किया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मैत्रीवत संबंध स्थापित किया और कहा कि आप हमको सूखा अंजीर, अंगूरी, मदिरा और दार्शनिक भेजिए। तो सूखी अंजीर, अंगूरी, मदिरा तो भेज दिया था। सूखी अंजीर एक फल है, अंजीर एक फल है, मदिरा शराब, अंगूर से भी शराब बनता है, अंगूर से बना शराब।
और दार्शनिक भेजने को कहा था बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और मदिरा तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा और कहा यूनानी कानून हमें इस बात का अनुमति नहीं देता है कि हम दार्शनिक भेजें। दार्शनिक मतलब एक बुद्धिजीवी, एक अपने राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो बैठे हैं तो साबित कर दे कि नहीं आप खड़ा है। दार्शनिक का मतलब यही होता है। खड़ा है तो साबित कर दे कि नहीं आप बैठे हैं। दार्शनिक का मतलब यही होता है। तो आपको बिंदुसार का बेटा बना अशोक, तो अशोक राजनयिक संबंध कैसे स्थापित नहीं करता? अशोक ने राजनयिक संबंध स्थापित किया और अशोक ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया, मैत्रीवत संबंध स्थापित किया। इस बात की जानकारी हमें अशोक का 13वां बृहद शिलालेख देता है। अशोक का 14 बृहद शिलालेख है, उसमें 13वें बृहद शिलालेख में अशोक ने जो राजनयिक संबंध पड़ोसी राजाओं के साथ स्थापित किया है उसकी जानकारी हमें मिलती है। और उस 13वें बृहद शिलालेख ही हमें अशोक के द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध के बारे में भी बतलाता है। और अशोक ने जिस फिलाडेल्फस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था वो मिस्र का शासक था। मिस्र का शासक था, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, जो अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका महादेश के उत्तरी पूर्वी भाग में है। और मिस्र में ही नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि विश्व की दूसरी सभ्यता मानी जाती है। आंसर होगा मिस्र। तो देखिए, अशोक पर अपने दादा का भी प्रभाव था, अशोक पर अपने पिता का भी प्रभाव था। पिता का प्रभाव राजनयिक संबंध को लेकर के, दादा का प्रभाव कल्याणकारी शासक को लेकर के। देखिए, आपके पूर्वज जिस मनोवृत्ति के होंगे आप भी वैसे हो जाएंगे। कोई ना कोई आपके वंश में आपके पूर्वजों जैसा जरूर निकलेगा। जैसे हमारे पिताजी सब कहते हैं, हमारे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं, हमारे दादाजी किसान थे, एकदम अंगूठा छाप थे। लेकिन हमारे परदादा शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक थे और अपना जमीन दे करके हाई स्कूल खुलवाए थे। वो हाई स्कूल कभी मिटने वाला है। उनका एक कहिए तो आशीर्वाद है। और हम होश में थे, 2003 में उनका देहांत हुआ। 2003 में हमको लगता है उस टाइम में 5वां में पढ़ते थे, 5वां 6वां में पढ़ते होंगे। 2009 मैट्रिक किए, उस अनुसार देख ना लीजिए, 2003 तीसरा चौथा 5वां में पढ़ते होंगे। तो हम भी शिक्षा के क्षेत्र में आए और शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत कुछ कर रहे हैं, समझ गए। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का इफेक्ट पड़ता है। भले हमारे पिताजी का इफेक्ट नहीं पड़ा, दादाजी का नहीं पड़ा, लेकिन परदादा का पड़ा। शिक्षा में उनका योगदान है। अपना जमीन दिए, बेटा से लड़के, सातों दादा से लड़के। कोई बेटा चाहेगा कि उसका जमीन सरकारी हो जाए? बेटा से लड़के जमीन दिए, स्कूल बनवाए। पहले तो वो मिडिल स्कूल था 1 से 5, फिर हमारे अंकल लोग जो है 5 से 8 बनाए, फिर आज हाई स्कूल है, समझ गए। तो ये है। तो हम यहां से ये बात बोलना चाह रहे थे आपको। यहां बोलने का रीजन ये था, बाबू आप अच्छा कीजिए, आपका कर्म अच्छा होगा ना, इसका फल भले आपको ना मिले, आपके आने वाले पीढ़ी को जरूर मिलेगा, आपके बेटा को मिलेगा, आपके पोता को मिलेगा, आपके परपोता को मिलेगा, मिलेगा जरूर, समझ गए। कलयुग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, समझे। आगे आइए। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं अमरावती में मिलती है, अमरावती में। और अमरावती में आर्यक स्तंभ वाले मंच की जो विशेषताएं मिलती है, यह स्तंभ सातवाहन शासकों के द्वारा बनाया गया था, सातवाहन शासकों के द्वारा बनाया गया था। और यह जो स्तंभ है, मतलब चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ से स्तंभ, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी एक साथ चारों तरफ से स्तंभ जो बना होता था उसी को आर्यक स्तंभ कहा जाता था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देखिए, सिंधु देश, देखिए वर्तमान में तो सिंधु देश, सिंधु क्षेत्र पाकिस्तान में है, लेकिन 1947 से पहले सिंधु देश, सिंधु क्षेत्र भारत में ही हुआ करता था, भारत में ही हुआ करता था। मध्यकाल में सिंधु देश में
रायका वंश या राय वंश का शासन था। रायका वंश या राय वंश का शासन था। और जब रायका वंश या राय वंश का शासन था तो उस समय 7वीं शताब्दी में सिंधु क्षेत्र में जो रायका या राय वंश का शासन था वहां की राजधानी हुआ करती थी अरोर। आगे चलकर रायका या राय वंश के बाद सिंधु क्षेत्र में शासन हुआ राजा चच के वंशजों का। राजा चच के वंशजों का, और राजा चच के ही वंशज हुआ करते थे दाहिर। दाहिर जिसे अरबी मुसलमानों ने आक्रमण किया और सिंधु क्षेत्र पर कब्जा किया। अरबी मुसलमानों में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में दाहिर को पराजित कर सिंधु क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वहीं से भारत में इस्लामी आक्रमण की शुरुआत हुई। और फिर आगे चलकर अरबी मुसलमानों ने, तुर्की मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और तुर्की आक्रांताओं में से एक आक्रांता हुए मोहम्मद गौरी, जिसने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतकर 1192 ईस्वी में किया है। आंसर होगा अरोर। अरोर अरोर। आगे आइए। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? अब सुनिए, एक तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बलबन, लेकिन समझिए, इसको आसान भाषा में समझिए। बलबन जानते हैं, बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए, जिसको लेकर आर.पी. त्रिपाठी नामक इतिहासकार यह लिखते हैं कि बलबन ने कहा है कि मैं षड्यंत्रों से सुल्तान नहीं बना हूं, बल्कि मैं ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मैं सुल्तान बना हूं। बलबन ने नियामत खुदाई और जिल ए इलाही की घोषणा किया था। बलबन ने नियामत खुदाई और जिल ए इलाही की घोषणा किया था। नियामत खुदाई का अर्थ होता है हम ईश्वर का प्रतिनिधि हैं, हमें ईश्वर ने भेजा है। जिल ए इलाही का मतलब होता है हम ईश्वर का प्रति छाया हैं। नियामत खुदाई हमें ईश्वर ने भेजा है, जिल ए इलाही हम ईश्वर का प्रति छाया हैं, ईश्वर का रूप है। जैसे मोदी जी कह दिए कि 15-15 लाख देंगे, हम लोग खुश होकर के मतदान कर दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, ठीक है, अच्छी बात। तो सुल्तान या राजा, आज ये देखिए न हो, हे भगवान, जो लोग कहते हैं मोह माया से दूर रहिए, वो स्वयं 2 लाख का बैग लेकर के घूमते हैं, 5 लाख का घड़ी पहनते हैं, 1.5 लाख का सूट पहनती है, अच्छा गाड़ी पर चढ़ती है। तो वो क्यों पूजनीय है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उसने अपने आप को ईश्वर से जोड़ के रखा है। हम भी प्लान तैयार है, मेरा प्लान भी 40 वर्ष के बाद हम भी उधरे जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक संभावना वही है। हाँ, तो जिसने भी, अरे आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिसने भी अपने आप को ईश्वर से जोड़ा वो महान है। तो क्या दिक्कत है, हम ईश्वर से अपने आप को छोड़ेंगे, सुबह उठ करके आज 4 दिन पर नहाते हैं, डेली नहाएंगे, पूजा करेंगे, समझे। टाइम के अभाव की वजह से कभी कभी होता है, गर्मियों में हम 4 दिन पे नहाते, आज लेकिन सुबह हम नहाए। तो शासकों में भी आप देखिएगा, जो भी शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ा है सब महान बना। अशोक कहा देवनाम प्रियदर्शी, देवता का प्यारा है, महान है।
कनिष्क कहा देवपुत्र है, वो भी महान है। बलबन कहा हम ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो भी महान है। बलबन, इन सभी शासकों की गिनती महान शासकों में आती है। तो वही कि राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत, मतलब आप राजा को साधारण मत समझिए। बलबन ये कहना चाहते थे कि राजा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, राजा ईश्वर के प्रति छाया है। आम जनता सब तो पढ़ा लिखा होता था नहीं। और एक बात देखिएगा, ये अंधभक्ति के पीछे गांव घर की अधिकतर महिलाएं, जैसे मेरी मां को कोई कह दिया कि आप अपने बेटा को यही पहना न दीजिए तो नौकरी हो जाएगा, एकदम वो पहना देगी, हम खोल के फेंक देते थे, समझ गए। तो माँ माँ होती है। जैसे अभी 2-3 दिन मेरा लगातार सर दर्द किया, अभी माँ है हमारी, बोले सर दर्द कर रहा है, फोन करके जो है गांव घर के भक्ता से हमको झड़वा रहे थे, बोले हमको सेराटोन दो, ये सब नोटंकी मत करो, समझे। मतलब एक आस्था है, समझे। अब क्या किया जा सकता है, माँ की बात को तो मानना ही, लेकिन हम झड़वाए ना, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो वही ईश्वर, मतलब कुल मिलाकर के बलबन ये प्रश्न ये कह रहा है, कौन ने, किसने, किस शासक ने अपने आप को कहा हम ईश्वर का प्रतिनिधि, हम ईश्वर का छाया है? बलबन ने कहा है। मतलब ईश्वरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बलबन ने किया है। आंसर बलबन। ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, ये सभी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में किया है, अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। आगे चलकर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को बनाया, जिस वजह से इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुए, जिन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई है? मतलब वो जो इस्लामी इमारतों के बनने में वो जो गोल गुंबद सब बनता है, तो वही टू आर्क है, मतलब 2-2 गुंबद। तो इस प्रकार के प्रमाण किस इमारत में मिले हैं? तो टू आर्क वाला इमारत जो है वो सुल्तान बलबन का मकबरा है। सुल्तान बलबन के मकबरा में ही सही मेहराब अर्थात टू आर्क देखने को मिला है। और बलबन का मकबरा दिल्ली में है, और बलबन का मकबरा ही विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित, बलबन का मकबरा ही विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा था। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा है। यह एक मस्जिद था। इस मस्जिद को 2.5 दिन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कहां है ये? राजस्थान के अजमेर में। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। अलाई दरवाजा कहां है? दिल्ली में। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जब आप कुतुब मीनार देखने जाइएगा ना, तो कुतुब मीनार का जो दरवाजा है वही अलाई दरवाजा है, समझ गए। अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्याप का निर्माण किया? यह काम किए थे विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसा ए बेगम, इसे खेरुल मंजिल भी कहा जाता था। मदरसा ए बेगम कहिए या इसे खेरुल मंजिल कहिए, खेरुल मंजिल कहिए। मदरसा ए बेगम या खेरुल मंजिल एक प्रकार का शिक्षा का केंद्र था मुगल काल में। और इस शिक्षा के केंद्र का निर्माण अकबर की धाया मां, अकबर स्वयं निरक्षर था, लेकिन अकबर की धाया मां, अकबर की पालन पोषण करने वाली मां धाया मां कहलाती है। अकबर की धाया मां हुआ करती थी माहम अनगा। अकबर की धाया मां माहम अनगा ने खेरुल मंजिल या मदरसा ए बेगम का निर्माण दिल्ली में किया, ताकि मुगलकालीन मुसलमान शिक्षित हो सके। क्योंकि उसकी धाया मां को इस बात का दुख था कि हमने जिसे पाला पोसा उसे अक्षर का ज्ञान नहीं दे पाया। अकबर निरक्षर था, लेकिन सबसे महान मुगल बादशाह अकबर ही था। तो निरक्षर लोगों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, समझ गए। निरक्षर लोग थोड़ा साक्षर लोगों से ज्यादा दिल के साफ होते हैं।
और उसको दौ पेच, निरक्षर लोगों को दौ पेच बहुत नहीं आता है, समझिएगा। जो थोड़ा भी साक्षर है उसको दौ पेच आता है, जैसे हमको भी दौ पेच आता है क्योंकि हम साक्षर है। हमारी माँ एकदम निरक्षर है, उसको दौ पेच नहीं आता है। ऐसा मत कहिए, माँ को ऐसे भी नहीं आता। आपको लेकर के दौ पेच नहीं आता होगा, दूसरे को लेकर औरतें को सबसे ज्यादा दौ पेच आता है। माँ मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए आपको जैसे अभी देश में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक विभाजन हुआ है, देश को राज्य में, राज्य को जिला में, जिला को प्रखंड में, प्रखंड को पंचायत में, पंचायत को ग्राम में, ग्राम को वार्ड में। उसी प्रकार मुगल काल में बेहतर प्रशासनिक सुविधा हेतु मुगल काल का प्रशासनिक विभाजन जो हुआ था वो इस रूप में था। सबसे नीचे ग्राम, ग्राम, ग्राम के ऊपर अगर देखा जाए तो ग्राम के ऊपर परगना, परगना के ऊपर सरकार, सरकार के ऊपर सूबा, और सूबा के ऊपर साम्राज्य, साम्राज्य, सूबा, सूबा का मतलब प्रांत, प्रांत के नीचे सरकार, सरकार का मतलब जिला, सरकार के नीचे परगना, परगना के नीचे ग्राम। तो मुगल कालीन सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी ग्राम। उससे आगे बढ़ेंगे आरोही क्रम में तो उसके ऊपर परगना, परगना के ऊपर सरकार, सरकार के ऊपर सूबा यानी प्रांत, सूबा यानी प्रांत। मतलब जैसे कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनता, कई पंचायत को मिलाकर एक प्रखंड बनता, कई प्रखंड को मिलाकर एक जिला बनता है, कई जिला को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है, प्रमंडल ना, हाँ प्रमंडल बनता है, और कई प्रमंडल को मिलाकर एक राज्य बनता है, कई राज्य को मिलाकर एक देश बनता है, कई देश को मिलाकर एक महादेश बनता है, कई महादेश को मिलाकर एक संसार बनता है। इससे ऊपर मत जाइए। तो यही है। उसी प्रकार मुगल काल में कई ग्राम को मिलाकर, कई गांव को मिलाकर परगना बना, कई परगना को मिलाकर सरकार बना, कई सरकार मतलब जिला, कई सरकार को मिलाकर सूबा बना, और कई सूबा यानी प्रांत को मिलाकर एक मुगल साम्राज्य बना। मुगल साम्राज्य पहली बार अकबर के शासनकाल के समय 12 प्रांतों में विभाजित हुआ था 1580 में। अकबर के समय जब अकबर ने प्रांतों का विभाजन किया तो अकबर ने 1580 में 12 प्रांतों को लेकर अपने साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों में किया, 12 प्रांतों में। आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? मुगल बादशाह फारूक सियर, मोहम्मद शाह, टिक लगाए, सही गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। मोहम्मद शाह जिनका शासनकाल था 1719 से 1748। जानते हैं मोहम्मद शाह का मूल नाम था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता है कि मुगल काल में हरम होता था, हरम में मुगल महिला होती थी। मोहम्मद शाह या तो मुगल हरम में अपना समय गुजारता था या किन्नरों के साथ अपना समय गुजारता था, और विलासी प्रवृत्ति के होने की वजह से इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। और इनकी उदासीनता और विलासिता पूर्ण होने की वजह से ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन में अगर सबसे बड़ा दोषी है तो उसमें एक सबसे बड़ा दोषी ये भी है, समझिएगा। इसके बाद फर्रुख सियर है, इन्हें घिरनीत कायर कहते हैं। रफीउ दर्जात, रफीउ दौला है, ये सभी मुगल बादशाह बना था लेकिन बीमारी की वजह से मर गया। देखिए ये सब इतना शराब पीता था। अकबर जानते हैं, अकबर का बेटा सब शराब पीने की वजह से मर गया था। तो जहांगीर भी पीता था शराब लेकिन उसका लीवर किडनी ठीक था, उसको पिलाती थी नूरजहां, समझिए। एनसीईआरटी के किताब में जो है नूरजहां काहे जहांगीर के सर पे चढ़ के तांडव करती थी। जो पत्नी अपने पति के
सब राज से अवगत हो जाती है, सब कमजोरी जान लेती है, वही पत्नी सर पे चढ़कर तांडव करती है। आप भी आगे पति बनिएगा, कभी भी अपनी पत्नी को सब सब बात मत बताइएगा, सब कमजोरी मत बताइएगा। अपना कमजोरी तो बताइए मत कीजिएगा, और आप लोग को अपने पति को नहीं बताना है। लेकिन पति पत्नी के रिश्ता में बैलेंस बैठाना पड़ता है, ठीक है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, मतलब कंपनी खराब है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, मतलब जहां सब कुछ भ्रष्टी है। टीबी मैकाले ने यह स्टेटमेंट दिया है, टीबी मैकाले। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में, और यहीं पर उन्होंने भाषण दिया था। उसी भाषण से वो लोकप्रिय हुए। भाषण में ऐसा ना है कि सब लोग समझता है कि उन्होंने भाषण की शुरुआत की भाइयों एवं बहनों से, इसी वजह से लोकप्रिय हुए, नहीं। उन्होंने अपने भाषण में, ठीक है शुरुआत तो अच्छी होनी ही चाहिए, उन्होंने अपने भाषण में मानवतावादी विचारधारा, ह्यूमैनिटी, देखिए यह धर्म विश्व के सभी धर्मों का सम्मेलन था, सब धर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, सब अपना दिखा रहे थे हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। लेकिन ये ह्यूमैनिटी, मानवतावादी, इनका मानना था कि सभी धर्मों से ऊपर भी एक धर्म है, वो मानवता का धर्म है, और मानवता के धर्म का ही पाठ इन्होंने पढ़ाया था। और ये अपने गुरु से प्रभावित होकर मानवतावादी विचारधारा के बने थे। शिष्य पर उनके गुरु का प्रभाव जरूर होता है। आपको इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजक थे, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, मानवतावादी विचारधारा के थे। विवेकानंद भी मूर्ति पूजक थे। विवेकानंद ने मूर्ति पूजक की सराहना की है, समर्थन की है, समर्थन किया है उन्होंने, और उन्हीं से प्रभावित होकर विवेकानंद मानवतावादी विचारधारा के हो पाए, और उस विचारधारा ने ही विवेकानंद को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिया। उनके भाषण से लोग उन्हें तूफानी हिंदू कहने लगा, तूफानी भ्रमण करने वाला हिंदू कहने लगा। और भारत क्या, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी के लोग उनके अनुयायी बनने लगे थे, उनके भाषण से प्रभावित होकर। विचारधारा कितना बड़ा चीज होता है, आप समझिए। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? देखिए 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, यह एक्ट पारित 1878 में हुआ है, लॉर्ड लिटन ने किया है। इस एक्ट को पारित करने का उद्देश्य हिंदी भाषा में छपने वाले भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना था। लेकिन लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 1880 रहा है। 1880 में जब लिटन का शासनकाल समाप्त हो गया, तो लिटन के शासनकाल के बाद अगले रिपन बने, जो 1880 से 84 ईस्वी तक जो है भारत के वायसराय पद पर है। इन्होंने ही 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द लॉर्ड रिपन ने किया, लॉर्ड रिपन ने किया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका था बाल गंगाधर तिलक। एक बार कांग्रेस ने सोचा भी 1918 ईस्वी में कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए, लेकिन हुआ ये कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी रचना इंडिया अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने उन पर केस किया था। और जब कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, तो वो उस केस की पैरवी में लंदन चले गए थे, जिस वजह से ये अध्यक्ष नहीं बन पाए। इसके अलावे, और ये कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य में से यही बाल गंगाधर तिलक एकमात्र कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। वही लाला लाजपत राय। कांग्रेस के 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया है, और लाल बालपाल में से एकमात्र लाला लाजपत राय है जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की है, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। वहीं कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में अध्यक्षता की। मोतीलाल नेहरू ने
कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार किया है, 1919 और 1928। 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था और 1928 में कोलकाता में हुआ था। 1919 में जो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की गई थी और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। और 1928 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने अपने लिए एक विदेश विभाग का गठन किया। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? देखिए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला पहला बड़ा जन आंदोलन है जो 1920 से 1922 के बीच चला। जानते हैं गांधी जी आंदोलन करने में सफल क्यों हो जाते थे? क्योंकि उनके पीछे किसान, मजदूर तथा कांग्रेस के लोग खड़ा होते थे। बिना किसान, मजदूर और कांग्रेसियों के सहयोग के गांधी जी आंदोलन नहीं कर सकते थे और बिना आंदोलन का कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए ना, तो उन्होंने भारत की जनता से आह्वान किया कि अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति अपनाई जाए। भारत के लोग अंग्रेजी सरकार के अधीन काम करना छोड़ दे। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी छोड़ दे, जो वकालत कर रहे हैं वकालत करना छोड़ दे, जो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो विद्यालय में पढ़ना छोड़ दे। और गांधी जी की बातों को लोग हाथों हाथ लेते थे। जो गांधी जी कह देते थे लोग करते थे। गांधी जी में लोगों की विश्वसनीयता थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान देश के सभी सरकारी वकील, देश के सभी बड़े वकीलों से कहा कि आप वकालत करना छोड़ दीजिए। और गांधी जी के कहने पर देश के बड़े बड़े वकील, चाहे कैलाशनाथ काटजू हो, चाहे सीआर दास हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे सर तेज बहादुर सप्रू हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, सभी ने वकालत करना छोड़ दिया था। सभी ने वकालत करना छोड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो अब, और एक बात और समझिएगा, गांधी जी के आह्वान पर ऐसा भी नहीं था कि सभी वकील छोड़ दिया ना। जिसमें देश प्रेम था वो छोड़ा। गांधी जी ने यह भी आह्वान किया था ब्रिटिश विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अपना नाम ब्रिटिश विद्यालय से कटवा ले। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में पढ़ते थे, नाम कटवा लिए। तो और आप ये भी बात समझिए, विरोध, भले आज हम लोग गांधी जी, अंबेडकर साहब, भगत सिंह, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, भले ही आज हम लोग उसके अच्छे अच्छे चीजों को याद करते हैं, लेकिन विरोध, समाज में विरोध उनका भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के लिए फूल ही बिछाया जाता था और आंदोलन ही बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा, बताइए। राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए, एक तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। 3 में से एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। महात्मा गांधी भारत से लंदन राजपुताना नामक जहाज से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी, मदन मोहन मालवीय भी गए थे। फिर गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे। सरोजिनी नायडू महिलाओं की प्रतिनिधि थी। लेकिन ध्यान रहे, गांधीवादी नेता राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे, समझिएगा।
आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, देखिए सुनिए सुनिए बाबू लोग, थोड़ा समझिए इस चीज को जो हम समझाना चाह रहे हैं। जब भारत में आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन का काल था 1857 से 1947, इस समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। एक होता था ब्रिटिश प्रांत, और एक होता था देसी रियासत। एक होता था ब्रिटिश प्रांत, एक होता था देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत और एक होता था देसी रियासत। देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन था वो ब्रिटिश प्रांत, जैसे बिहार, बंगाल, ओडिशा, मुंबई, मद्रास ब्रिटिश प्रांत था। देसी रियासत जहां राजा महाराजाओं का शासन था वो देसी रियासत था। हैदराबाद, भोपाल, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर ये सब देसी रियासत था। मूल तौर पर अगर देखा जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन कहां हो रहे थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश प्रांत में हो रहे थे, देसी रियासत में नहीं हो रहे थे। देसी रियासत के राजे महाराजे अंग्रेजों का मोहरा था, लेकिन उन मोहरा देसी रियासत के राजा महाराजाओं में भी कुछ स्वाभिमानी थे। देसी रियासत के राजा महाराजाओं में जो स्वाभिमानी राजा महाराजा थे, उसने अपने यहां ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था देसी रियासत के राजा महाराजाओं के द्वारा, जिस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, क्योंकि यह आंदोलन देसी रियासत के राजा महाराजा प्रजा से प्रभावित होकर, जनता से प्रभावित होकर शुरू किए थे, प्रजामंडल आंदोलन। और एक बात जानिए, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच कुछ कुछ विचारों को लेकर मतभेद रहा है। एक ये भी रीजन रहा है कि महात्मा गांधी यह चाहते थे कि देश की आजादी के लिए लड़ाई, देश की आजादी के लिए लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रांत में हो, देसी रियासत में नहीं। महात्मा गांधी यह चाहते थे कि देश की आजादी के लिए लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रांत में हो, देसी रियासत में नहीं हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ देसी रियासत में भी हो। इस वजह से भी एक बार दोनों के बीच मतभेद हुआ था, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच। भले वैचारिक तौर पर मतभेद हो जाता था, लेकिन जब भी बात अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की होती थी, सब एक हो जाता था। आगे आइए, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, यहां पर देखिए आप, पृथ्वी है, इसके केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। यह विश्व के कई देश जैसे इक्वेडोर, ब्राजील, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, कांगो, कांगो गणराज्य, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया इत्यादि जैसे तमाम देशों से गुजरती है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाए तो यहां मैक्सिको है, उत्तरी अमेरिका महादेश में मैक्सिको है। मैक्सिको से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि विषुवत रेखा के ऊपर जाइएगा, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा मैक्सिको से होकर गुजरती है, लेकिन विषुवत रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। इसके अलावे अन्य देशों से होकर गुजरती है। कई दफा हमने इसका ट्रिक आपको बतलाया है, कुछ हमने किया नहीं है। इबाको, गया, काका, कैसा, माई, किसान। ई से इक्वेडोर, ब से ब्राजील, को से कोलंबिया, गया में ग से गैबोन,
या से युगांडा, काका में क से कांगो, दूसरा क से कांगो गंडाज, केसा में के से केनिया, सा से सोमालिया, बहुत गरीब देश है सोमालिया, माई से मां से मालदीव, ई से इंडोनेशिया, किसान में की से किरीबाती, स से साओटोम, नो से नोरू। इतना देश से होकर गुजरती है, बहुत बार बताए हम आपको, जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। जानते हैं ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, इससे हाइपोनेमेट्रिया नामक रोग होता है। हाइपोनेमेट्रिया नामक रोग होता है। इस रोग में जो है आपको भ्रम होगा, भ्रम मतलब दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। ज्यादा पानी पीने से ज्यादा पानी शरीर से निकलेगा, उससे सोडियम जैसे तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं तथा अन्य कई सारे महत्वपूर्ण तत्व बाहर निकल जाते हैं। कई वैश्विक शोध जो है यह बतलाया है महिला को 2 से 2.5 लीटर, पुरुष को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। समझिएगा, आप लोग कौन 5 लीटर पीने वाले हैं? हाँ, तो ज्यादा नहीं पीना है। महिला है तो 2 से 2.5 लीटर और पुरुष है तो 2.5 से 3 लीटर। और उसके साथ खाते पीते रहिए फल फूल। हाँ, ये उस कंडीशन में जब फल फूल खा रहे हैं, ठीक है, फल फूल खा रहे हैं तब, नहीं तो हाइपोनेमेट्रिया नामक रोग हो जाएगा आपको और दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा, भ्रम वाला स्थिति हो जाएगा, मतलब आप अच्छे से सोच नहीं पाइएगा। ठीक है, हम ठीक है करते हैं, भले कम पानी पीते हैं, इधर ज्यादा पानी पीने लगे थे, अब नहीं पिएंगे, अब देखते हैं नहीं पी रहे हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना चाहिए, जरूरी है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? कोयला एवं पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो यह अवसादी चट्टान में पाई जाती है। अवसादी या परतदार चट्टान। गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? देखिए, आपको गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा ये पवन है, पवन वायु बताए हैं हाल फिलहाल, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं बता दे? अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू, बता देते हैं। पवन 3 प्रकार का होता है, एक अस्थायी या प्रचलित पवन, वैसी पवन जिसकी दिशा सालों भर एक जैसा हो, एक समान हो, अस्थायी या प्रचलित पवन कहलाता है। अस्थायी या प्रचलित पवन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यापारिक पवन, एक होता है पछुआ पवन और एक होता है ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन, इसमें पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा से 60 से 66 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में चलने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा शक्तिशाली है। पछुआ पवन जो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा शक्तिशाली है, उस पछुआ पवन को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर गरजता चलीसा, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर गरजता चलीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर चीखता साठा कहा जाता है। तो आंसर दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पछुआ पवन यानी पश्चिमी पवन। समलवन रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां समान विकिरण, आपतन, लवणता, धूप, लवणता होती है। देखिए सुनिए, समलवन रेखा अंग्रेजी में कहते हैं आइसोहेलाइन। देखिए, समुद्री जल में लवणता होती है और समुद्री जल में कहीं पर अधिक लवणता होती है, कहीं पर कम लवणता होती है। समुद्री जल में जो लवणता में अंतर होता है यह भी जलधारा के उत्पत्ति का एक कारक है। सागर या महासागर में
वैसी रेखा सागर या महासागर में, वैसी रेखा जो सागर या महासागर में एक समान लवणता वाले स्थान को आपस में मिलाती है, उसको आइसोहेलाइन यानी समलवन रेखा कहते हैं, समलवन रेखा कहते हैं। तो इसका अंग्रेजी नाम आप याद रखिएगा, समझ गए, जरूरी है, आइसोहेलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्यन बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर है? यूनाइटेड किंगडम के तट पर है उत्तरी सागर में डागर बैंक, मत्स्य उत्पादन होता है। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? बृहद परंपरा। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है जानते हैं? विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर झील, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है सुपीरियर झील, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में विक्टोरिया झील यहां पर है। विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया, युगांडा जैसे देशों के सीमा पर है। इसमें जो विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा झील है, जो कि विषुवत रेखा पर स्थित है, यही झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। बांग्लादेश और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। हाल ही में 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। बांग्लादेश भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाती है, जिसमें स्थलीय सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है, और बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाती है। बताइए, मणिपुर। मणिपुर जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? नर्मदा नदी के लिए संरचनात्मक मूल लक्षण यह नर्मदा नदी का है। एक विशेष संरचना में जो है यह बना हुआ है। कैसे विशेष संरचना में यह बना हुआ है, इसको आप समझिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, नर्मदा नदी जैसे मान लिया जाए कोई घर है, उसको 2 पार्ट में विभाजित करना है, तो बीच में पर्दा से घेर दीजिए, दीवार दे दीजिए, एक नई संरचना हो जाती है। नहीं हो जाती? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और नर्मदा नदी बिंद और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। तो ये एक संरचना हो गया, बिंद और सतपुरा के बीच से जो होकर गुजरती है, ये नर्मदा नदी का लक्षण है। समझ गए? मतलब ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है, उसी प्रश्न को भाषाई आधार पर थोड़ा टफ किया गया है। संरचनात्मक मूल, और नर्मदा नदी के बारे में इससे पहले बताई ही है, यानी एक विशेष संरचना के अंतर्गत बहती है। कहने का मतलब ये है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पिछले दिनों भी दिए थे, रिपीट हो गया गलती से। कौन सा एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? महोगनी। झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बात यह है बाबू कि स्थानांतरित कृषि मतलब जगह बदल बदल कर कृषि करना। एक जंगल को काटे, जलाए, वहां पर कृषि किए, वहां की उर्वरता शक्ति मर गई, दूसरे जंगल को काटे, जलाए, वहां कृषि किए, फिर तीसरे जंगल को काटे, जलाए, वहां कृषि किए। ये जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि को ही उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि कहा जाता है, और झूम कृषि को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को दीपा कहते हैं, राजस्थान में वाल्तरे कहते हैं, ओडिशा में पामा डीबा कहते हैं, हिमालयी क्षेत्र में कील कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारिया ओनम कहते हैं, और झारखंड में कुरुबा कहते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है?
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में या पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुआं और ट्यूबवेल। कुआं और ट्यूबवेल, भारत में भी सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल मतलब हाथ से चलाने वाला ना, गांव घर में जो किसान आपस में पैसा कलेक्ट करके बोरिंग गलवाता है, ट्यूबवेल का मतलब वो। भारत तथा मध्य प्रदेश दोनों में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप या ट्यूबवेल, और दूसरा नहर, तीसरा तालाब। विशेष तौर पर दक्षिण भारत में तालाब से खेती होता है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, हाँ। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, हाँ। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का लगभग 24% थी, हाँ। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, नहीं। पवन ऊर्जा क्षमता में यानी पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में पहला स्थान तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल और पांचवा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पवन ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर नहीं है बल्कि पांचवें स्थान पर है, मतलब डी नंबर ही गलत है। इसका उत्तर होगा डी। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? याद कर लीजिएगा, डीप इकोलॉजी मतलब एक प्रकार से जीव जंतु, पेड़ पौधा, सबका सामाजिक परिवेश। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अर्निजनेस। अर्निजनेस याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब शब्द का प्रयोग किया तो किया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका मन था किया। अब विलियम गॉट हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया तो हम क्या कहते हैं, विलियम गॉट को मत कीजिए आप, याद रख लीजिए, बस जनरल कंपटीशन पूछता है इसी वजह से याद रख लीजिए। कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, यह तमिलनाडु में स्थित है। मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है, ओडिशा में है। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? देखिए सुनिए, भारत में ब्रिटिशों ने राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 के पलासी युद्ध को जीतकर किया, और फिर अंग्रेजों ने भारत में शासन करने को लेकर बंगाल के गवर्नर का पद लाया। बंगाल के गवर्नर का पद 1757 में पलासी युद्ध के बाद आया। यही बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करके इस पद का पदनाम बदलकर किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया, और फिर आगे चलकर 1858 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। तो यहां पर पूछ रहा है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया है? आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत है, मतलब कौन सा? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, नहीं। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति प्रावधान संबंधी प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में है। देखिए अवशिष्ट शक्ति क्या है तो समझिएगा, वैसा विषय जिसकी चर्चा ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उस विषय को ही अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। जैसे साइबर क्राइम अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है, और अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत जो विषय आता है उस पर कानून बनाता है भारत की संसद। आपातकालीन शक्ति जर्मनी सही है, आंसर होगा सी। भागवने जी, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वैसा राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र या देश का कोई अपना धर्म ना हो, जहां सभी धर्मों के लोग रहते हो, जहां
सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, और उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा इसलिए कहा क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसलिए अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहे क्योंकि संविधान में जो मौलिक अधिकार मिला, अगर उसका इंप्लीमेंट सही से नहीं हो पाता तो फिर उस मौलिक अधिकार का कोई महत्व तो नहीं था। इसी को लेकर अनुच्छेद 32 में यह शामिल किया गया कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में जो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, इसी वजह से बी आर अंबेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। संपत्ति का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 300 के क में है। समानता का अधिकार 14 से 18 में इसका वर्णन है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य 10 है। यहाँ पे एगो जो है ना, सुनो, मौलिक कर्तव्य 10 का 11 है। 11 का लिस्ट रखा करो यार। ठीक है, तुम लोग क्या करता है, सिर्फ मोबाइल चलो और क्या, जीवन में तो वही है, ये उससे बढ़ के और कुछ है? आज के डेट में स्टूडेंट के जीवन में या किसी के भी जीवन में मोबाइल से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या, जब मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ था भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य है। हाँ, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना नहीं। ये एक प्रकार का डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 40 में है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? देखिए, वर्तमान समय तक 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री बने। उसमें एक है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे पहले महाराष्ट्र, मुंबई प्रांत के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरा चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री। तीसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे, ये भी यूपी से। चौथा पीवी नरसिम्हा राव, ये पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, बाद में जाकर के देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद आगे एचडी देवगौड़ा, ये पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे और बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। और नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने और बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री बने। आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी को अनुच्छेद 88 यह अधिकार देता है कि वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन मतदान, आंसर कौन सही है? 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने यह सिफारिश किया, राजस्थान में जो राज्य प्रमुख का पद है इसको समाप्त करके राज्यपाल का पद लाया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं कमल नारायण सिंह। कितना दिन? मात्र 17 दिन। 17 दिन ना? हाँ, 17 दिन, मात्र 17 दिन। और ये रहे हैं, बता रहे हैं, 12 दिसंबर 1991 में से 17 घटाइए,
12 दिसंबर 1991 में से 17 घटाइए। 25 नवंबर, गलती बोल रहे हैं लगता है, 21 नवंबर, सॉरी 21 नवंबर 1991 में 17 दिन जोड़िए, क्या आता है? 21 नवंबर 1991 में 17 दिन जोड़िए, हैं? क्या आता है? क्या आता है? 8 दिसंबर, 7 दिसंबर होगा। अच्छा से जोड़िए ना, 21 काहे ना जोड़िएगा? 21 नवंबर, 21 9 30, 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 10 दिन, 7 दिसंबर 7 दिन। 21 नवंबर 1991 से 7 दिसंबर 1991, ये उनका अवधि है 17 दिन। और इसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, वर्तमान में संजीव खन्ना। आगे बनने वाले कौन है? वी.आर. गवई। और सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? वाई.भी. यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह, सबसे अधिक समय तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, पहला हीरालाल जे कानिया, वर्तमान में संजीव खन्ना, आगे बनने वाले हैं वी.आर. गवई। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह कौन सा था? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। तो राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन जो है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए हैं, वही केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुए हैं। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? 15 वर्ष के लिए। 15 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता एकदम विशेषता है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लिखित संविधान, ये भी है, भारत का संविधान लिखित है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एकल नागरिकता है, हाँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं है। एबीसी विशेषता है तो कौन नहीं है? डी, साम्यवादी शासन, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अब सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक पुस्तक लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने सहकारी संघवाद, भारत को सहकारी संघवाद वाला देश बतलाया है। और सहकारी संघवाद को परिभाषित करते हुए ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहा है कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सामंजस्य बैठाकर शासन करे वही सहकारी संघवाद है ग्रेनविल ऑस्टिन के नजरों में, और भारत में ऐसा ही होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डैश रैंक से कम ना हो, उप अधीक्षक रैंक से कम ना हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।